सो ये सब मेरे साथ डॉक्टर मनीष महाजन है। डॉक्टर मनीष सीनियर कंसल्टेंट है न्यूरोलॉजी के आर्टेमिस हॉस्पिटल में। डॉक्टर मनीष, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो एंसेफेलाइटिस या दिमागी बुखार जिसको आमतौर पर एक आम आदमी समझता है, इसमें कितने प्रकार के होता है ये? जो एंसेफेलाइटिस है, आपने बहुत सही वर्ड यूज़ किया, दिमागी बुखार, क्योंकि सबसे जो कॉमन कारण है, जो मुख्य प्रकार हैं, वो है इन्फेक्टिव एंसेफेलाइटिस या फिर नॉन इन्फेक्टिव, जिसमें सबसे प्रमुख ऑटोइम्यून एंसेफेलाइटिस होता है। तो जब हम इन्फेक्टिव की बात करते हैं तो बुखार एक कॉमन लक्षण है, और जो एंसेफेलाइटिस के कॉमन सिम्टम्स रहते हैं कि जैसे बेहोश हो जाना या मिर्गी जैसे दौरे आना या व्यवहार में बदलाव या जो हमारे भूलने की तकलीफ़, ये बहुत कॉमन लक्षण रहते हैं एंसेफेलाइटिस के। पर जब हम वायरल या किसी और इन्फेक्टिव कारण से एंसेफेलाइटिस को हम कहते हैं कि वो हुआ है, तो उसमें बुखार एक पहले प्रेजेंटिंग सिम्टम बहुत कॉमन रहता है। तो जो दो प्रमुख प्रकार हुए वो हुए इन्फेक्टिव, नॉन इन्फेक्टिव। इन्फेक्टिव में से वायरल बहुत ज़्यादा कॉमन है, और उसके बाद ट्यूबरकुलर माने टीबी से होने वाले इन्फेक्शन, बैक्टीरियल, या फिर और कई ऐसे प्रोटोजोअल या इन्फेक्टिव और कई कारण होते हैं। सर, एक तो कई बार ऐसा होता है कि जैसे बाहर से हमें इन्फेक्शन आया, मच्छर ने काटा है, कोई भी रीज़न से आया। एक कई बार क्या ऐसा भी होता है कि हमारी बॉडी का जो डिफेंस मैकेनिज़्म है, उसकी वजह से भी क्या एंसेफेलाइटिस की शिकायत हो जाती है? बहुत आपने सही बोला, क्योंकि मैंने जैसे आपको नॉन इन्फेक्टिव एंसेफेलाइटिस बताया, वो भी उसका जो प्रमुख एक कारण बहुत अभी रिसेंटली पिछले 10-15 सालों में इसका कॉन्सेप्ट उभर के आ रहा है, जिसको हम ऑटोइम्यून एंसेफेलाइटिस कहते हैं, जिसमें हमारा खुद का जो बॉडी का डिफेंस मैकेनिज़्म है, हमारी इम्यूनिटी है, तो वो आप ही की बॉडी को दुश्मन समझ के उसके ऊपर अटैक करती है, जो कि ऑटोइम्यून एंसेफेलाइटिस के केस में आपके ब्रेन सेल्स हुए। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसीलिए इनका वर्ड ऑटो इम्यून, माने आपकी खुद की इम्यूनिटी आपकी दुश्मन बन गई और किसके अगेंस्ट एक्ट कर रही है? ब्रेन सेल्स। इसलिए एंसेफेलाइटिस। और किस तरीके से? क्योंकि स्वेलिंग कॉज कर रही है। तो एंसेफेलाइटिस मीन्स, एंसेफेलॉन मीन्स ब्रेन एंड आइटिस इज़ फॉर इन्फ्लेमेशन, माने सूजन। और इनका जब ट्रीटमेंट होता है तो दोनों का अलग अलग तरीके से? हाँ, देखिए, जो इन्फेक्शन है, ऑब्वियसली जो हम इन्फेक्शन की जब बात करते हैं तो वो अगर इन्फेक्टिव कॉज, जिसमें हमने सबसे कॉमनली मैंने बताया वायरल एंसेफेलाइटिस, और उसमें से भी जो सबसे कॉमनली वायरसेस जो ट्रीटेबल हमारे पास है वो है हर्पेटिक ग्रुप, जिसमें से हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस एक रहता है जो कि कारण बनता है बहुत कॉमनली दौरा, बेहोशी और व्यवहार के बदलाव के साथ और मेमोरी डिस्टर्बेंसेस के साथ हमारे साथ प्रेजेंट करते हैं। मगर ये एक जो बीमारी जिसका हम डायग्नोसिस MRI और CSF एग्जामिनेशन, जो कि रीढ़ की हड्डी का जो से आराम से एक फ्लूइड एग्जामिनेशन किया जा सकता है एक क्लिनिकल सेटिंग्स में, तो अगर हम उसका एस्टेब्लिश कर लेते हैं कि ये हर्पीस ग्रुप के कारण है, तो एसाइक्लोविर एक दवाई है जिसको हम 14 से 21 दिन देके, डिपेंडिंग अपॉन कि कितना सिवियर इन्फेक्शन है, उसके हिसाब से हम ट्रीट करके इस चीज़ों को बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। बाकी कई ऐसे वायरल एंसेफेलाइटिस हैं जिसके अभी तक अनफॉर्चुनेटली हमारे पास कोई डायरेक्ट ट्रीटमेंट, एंटीवायरल ड्रग्स अवेलेबल नहीं है, जिनमें से जैपनीज़ एंसेफेलाइटिस, अभी कोविड के कारण भी, या डेंगू एंसेफेलाइटिस, इनके लिए हमारे पास स्पेसिफिक एंटीवायरल ड्रग्स उपलब्ध नहीं है। जहाँ तक रही बात ऑटोइम्यून एंसेफेलाइटिस की, जब हम एक बार इन्फेक्शंस एज ए कॉज रूल आउट कर लेते हैं कि ये ब्रेन की स्वेलिंग का कॉज नहीं है, तब हम जो एबनॉर्मली एक्टिव हुई है आपकी बॉडी की इम्यूनिटी और ऑटो इम्यून एंसेफेलाइटिस कॉज कर रही है, चाहे हम कुछ एंटीबॉडीज़ डिटेक्ट कर पाएँ या फिर हम कई बार क्लिनिकल सस्पिशन पे भी, जब एंटीबॉडीज़ आपने इन्फेक्शंस रूल आउट कर लिए, तो हम स्टेरॉइड्स द्वारा पहले हम कंट्रोल करके एबनॉर्मल इम्यूनिटी को, उस स्वेलिंग को कंट्रोल करते हैं। जैसे ना केवल लक्षण कंट्रोल होते हैं, हम जड़ को भी ट्रीट कर रहे हैं। और जब कुछ ऐसे प्रोपोर्शन पेशेंट्स होते हैं जो उसकी स्टेरॉइड्स को रिस्पॉन्ड पूर्ण रूप से नहीं करते हैं, तो फिर हम उन लोगों में IVIG या प्लाज्मा एक्सचेंज की ऑप्शंस उनको ऑफ़र करते हैं। ये सुविधाएं क्योंकि सिर्फ सिलेक्टेड सेंटर्स पे उपलब्ध हैं, इसलिए पहले स्टेरॉइड्स बहुत कॉमनली अवेलेबल होते हैं। तो जो हमारे न्यूरोलॉजी कलीग्स पैन इंडिया हैं और जो ये नॉलेज रखते हैं इस सभी बीमारियों के बारे में, वो आम तौर पे इन दिमागी बुखारों को, क्योंकि उसमें बुखार एक कॉमन सिम्टम नहीं होगा, ऑब्वियसली एक इन्फेक्शन के तौर पे रहेगा, पर हम ब्रेन स्वेलिंग जिसको एंसेफेलाइटिस कहते हैं उसको ट्रीट किया जा सकता है। तो इन्फेक्टिव
इंसेफेलाइटिस का ट्रीटमेंट हुआ इन्फेक्शन का पर्टिकुलर ट्रीटमेंट, अगर टीबी है तो टीबी का इलाज, हर्पेस इनकेफेलाइटिस है तो हर्पेटिक इन्फेक्शन का। और अगर ये इन्फेक्शन नहीं है और ऑटोइम्यून इंसेफेलाइटिस को हम सस्पेक्ट कर रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में स्टेरॉइड्स फॉलोड बाय या तो IVIG या प्लाज्मा एक्सचेंज, नहीं तो लॉन्ग टर्म कंट्रोल के लिए कुछ दवाइयां हैं जैसे कि एजाथाइप्रिन, रिटुक्सीमैब, ये जो कि लॉन्ग टर्म हमें देनी पड़ती हैं। मगर ये जो है ये एक बहुत डेडिकेटेड टीम एफर्ट रहता है और एक बहुत ही डबल एज स्वॉर्ड कह सकते हैं आप इनको, तो इसलिए हमारे को बहुत ही क्लोज ऑब्जर्वेशन में उन पेशेंट्स को रखना पड़ता है। थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, आपने बहुत ही डिटेल में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। सो वियर्स, आपने सुना डॉक्टर मनीष महाजन को, उन्होंने बहुत ही डिटेल में टाइप्स यानी कि प्रकार और किस तरह से उनका उपचार किया जा सकता है, इलाज किया जा सकता है, ट्रीटमेंट दिया जा सकता है बताया। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।